हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12th राजू प्रकाशन की बुक से जो है हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसके पहले काफ़ी पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। 23-24 वीडियो बनी है जिसको आप राजू प्रकाशन ग्रामर बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 10th राजू प्रकाशन ग्रामर बुक, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज साथ में ही देखते हैं। पहचान इसकी क्या है, जिन वाक्यों से आज्ञा, परामर्श अथवा प्रार्थना प्रकट होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब कोई भी वाक्य है उसमें अगर आज्ञा प्रकट हो रहा है, परामर्श या प्रार्थना प्रकट हो रहा है तो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह आज्ञा अथवा प्रार्थना सामने वाले व्यक्ति अर्थात यू से होती है। अगर किसी से आप बात करेंगे तो उसके लिए आप कहते हैं, आप या तुम कहते हो, तो उसकी अंग्रेजी यू होता है। इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है, मतलब यू का प्रयोग हम सामने वाले के लिए करते हैं और अपने लिए आई वी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यू छिपा रहता, मतलब लिखा नहीं जाता। इंग्लिश के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता बल्कि फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है। और बात करें सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यू रहता लेकिन लिखा नहीं जाता है। हिंदी में हम भले कह देंगे तुम पानी पी लो, लेकिन अंग्रेजी में कहेंगे ड्रिंक वाटर, ठीक है। तुम दूध पियो, टेक मिल्क। इस तरह से जो है हम कहते हैं, तुम की अंग्रेजी यू नहीं लिखते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो आदेश इसमें प्रकट हो रहा है। ऐसे भी हिंदी में कह सकते तुम खड़े हो जाओ, लेकिन अंग्रेजी में कहेंगे स्टैंड अप, यू छिपा देंगे। दूसरा वाक्य देखिए, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसमें तो रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, प्रार्थना, क्योंकि प्लीज़ से कृपया किसी कह रहे हो तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। अगला, द साइंट सेड टू द पीपल, साधु ने लोगों से कहा या बी ऑनेस्ट, ईमानदार होइए। तो इसमें एक लोगों को ऐसे तुम ईमानदार होइए या तुम लोग, लेकिन यू का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें सलाह दिया जा रहा है। कैप्टन सेड टू द बॉयज, कप्तान ने लड़कों से कहा लेट अस प्ले द मैच, आओ मैच खेलें या हमें मैच खेलना चाहिए। तो इसमें प्रस्ताव प्रकट हो रहा है। तो अगर किसी वाक्य में अगर लेट के साथ अस आ जाएगा तो उसमें प्रस्ताव प्रकट होता है। प्रस्ताव या सुझाव, कोई कहा जाता है कि हाँ चलिए इस काम को करिए, अगला आदमी के ऊपर है वो करे कि ना करे। और लेट रहेगा तब अस, तो उसका रूल अलग है, अभी बताएंगे लेटस वाले वाक्य कैसे बनाया जाएगा। इसके पहले हम आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज इनको कवर कर लेंगे। और इसमें निगेटिव आता तो मना करना भी आता है, तो सब बता देंगे। हाँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया बता दे रहे हैं कैसे जानोगे कि आदेश प्रकट हो रहा है। आदेश का मतलब जैसे हम कोई बात कठोरतापूर्वक कही जाती है, अगला आदमी नहीं करेगा तो उसको दंडित भी किया जा सकता है, जो कहेगा उसको उतना अधिकार है तो आर्डर होगा। जैसे अध्यापक कह रहे खड़े हो जाओ, तो विद्यार्थी नहीं खड़े होगा तो उसको मार भी सकते हैं, क्लास से निकाल भी सकते हैं। अब छोटे क्लास में अब देखते हैं बच्चों की फौज, अध्यापक कहते हैं तो उस बच्चे को पकड़ के लाओ, तो 4 बच्चे जाएंगे पकड़ के उसको लेकर आते हैं ज़बरदस्ती। तो इस तरह से वो आदेश होता है कि उसको आना ही आना है। अगर कहते हैं खड़ा नहीं खड़ा होगा तो 2 बच्चे कह देंगे खड़े कराओ उसको, वो बात अलग है। अगर प्रार्थना क्या है, प्रार्थना तो किसी से विनम्रतापूर्वक ही कही जाएगी, भाई रिक्वेस्ट किया जाता है। तो अब जैसे मालिक नौकर से थोड़ी ना प्रार्थना करे, नौकर मालिक से करेगा, चपरासी प्रिंसिपल से प्रार्थना करेगी। ये सब कुछ जनरल जानकारी है, आप खुद कर समझ सकते हो। और आदेश क्या होता है, आदेश मतलब कोई चीज़ किसी के फ़ायदे के लिए जब कही जाती है तो वो आदेश का मतलब कि माना जाता है किसी के फ़ायदे के लिए। भाई हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते, केवल सलाह दे सकते हैं, वो फ़ायदा की बात होती है तो एडवाइस कहते हैं। जैसे कह दिया गया कि ईमानदार होइए, तो साधु ने लोगों से कह दिया कि भाई ये लोग थे, प्रजा थे, अनुयायी थे, उनसे कह दिया कि ईमानदार होइए। अब ईमानदार नहीं होंगे तो साधु क्या करेगा, ज़बरदस्ती ईमानदार बनाएगा। भाई ईमानदार होइए, उनका काम है बता देना। नहीं, बेईमान रहोगे, चोर रहोगे तो पकड़े जाओगे, मार खाओगे, और उसका कर्म आप खुद जैसा कर्म करोगे भोगोगे। तो उसका काम है सलाह दे देना है। उसी तरह से आगे है प्रस्ताव, इसमें है कि लेट साथ अस आ जाता तो प्रस्ताव या सुझाव होता कि आओ मैच खेलें या हमें मैच खेलना चाहिए, ठीक है। तो विशेष में क्या बातें बताई गई, याद रखो चूँकि आज्ञा, प्रार्थना सदैव सामने वाले व्यक्ति से होती है, अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस में सदैव वर्तमान काल में होते हैं, मतलब इसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक। तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम कहते हैं कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, अगर इसमें हम यू लगा देंगे यू स्टैंड अप, तब हो जाएगा तुम खड़े होते हो, तो तायती है आगे ना, तो प्रेजेंट टेंस। इस तरह से इसमें वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, रहती है, यू के साथ लगता है इसलिए यू हटा दिया जाता तो वही इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ता है तब उसमें नहीं आएगा, आदेश, सलाह, प्रार्थना या सुझाव आएगा। परिवर्तन के नियम यानी इनडायरेक्ट हम बनाएंगे कैसे इम्परेटिव सेंटेंस, परीक्षा में दे दिया गया, कह देगा कि हाँ इसका इनडायरेक्ट बनाओ, स्टैंड अप ही। तो कैसे बनाओगे देखते हैं रूल।
रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को कमांड, ऑर्डर, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, फॉरवर्ड, एडवाइज्ड आदि में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलना चाहिए। भाव के अनुसार मतलब से अर्थ के अनुसार। मतलब सेट टू को हम कई शब्द में बदल सकते हैं, जैसा भी आपका अर्थ निकले। जैसे कमांडेड में भी बदल सकते हैं, ऑर्डर्ड में भी बदल सकते हैं। कमांडेड माने आदेश देना, ऑर्डर माने भी आदेश देना। जैसे सैनिक अधिकारी किसी सैनिकों को आदेश देता तो स्पेशली कमांडेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कप्तान ने आर्मी से कहा, कैप्टन सेड टू आर्मी, अटैक द एनिमी फोर्स, दुश्मन की सेना पर आक्रमण करो, तो हम कहेंगे द कैप्टन कमांडेड हिज आर्मी टू अटैक द एनिमी फोर्स। बाकी तो ऑर्डर का प्रयोग आप कर सकते हो। क्लियर? तो सैनिक अधिकारी अपने सैनिकों को, धर्म अनुयायी अपने अनुयायियों को, राजा अपनी प्रजा को, इन सभी को आदेश देने पर कमांडेड का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? नहीं तो आप हमेशा ऑर्डर का प्रयोग करिए। तो ऑर्डर माने आदेश देना। आस्क्ड माने होता है वैसे पूछना होता है ना। इंट्रोगेटिव में आस्क्ड का प्रयोग आप करते थे, लेकिन इंपरेटिव में भी आस्क्ड माने आप कह सकते हो। आस्क्ड का हिंदी तब होगा कहा, जब आस्क्ड वाले वाक्य में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आस्क्ड के बाद हम टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो वहाँ आस्क्ड का अर्थ होगा कहना। अब कहने में जैसे मतलब मालिक, मतलब वह दुकानदार से कहा 2 कॉपी दे दो, या दुकानदार को 2 कॉपी देने का ऑर्डर किया। बात के आदेश भी देना हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है। यानी कि ये आपका कन्फ्यूज आस्क्ड कहाँ लगा देना चाहिए, जब आपको ना समझ में आए कि आदेश प्रकट हो रहा है, कि सलाह प्रकट हो रहा है, ठीक, कि प्रार्थना, तो आप वहाँ आराम से आस्क्ड लगा दीजिए, आपको गलत नहीं होगा। क्योंकि कहने में प्रार्थना भी हो सकती है, सलाह भी हो सकता है। तो अफर्मेटिव में जब ना समझ में आए क्या प्रकट हो रहा है तो आस्क्ड लगा दीजिए। रिक्वेस्टेड का प्रयोग प्रार्थना, जैसे कोई प्रार्थना प्लीज आएगा तो रिक्वेस्टेड लगा देना। अर्ज्ड माने भी निवेदन करना, आग्रह करना, तो कोई बात पर जोर देकर आग्रह किया जा रहा है कोई प्रार्थना, तो अर्ज्ड का भी प्रयोग आप कर सकते हो। फॉरवर्ड माने मना करना होता है, तो जैसे सलाह दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, तो आप फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। डू नॉट से अगर वाक्य है, डू नॉट में मत करो, डू नॉट स्टैंड अप मत खड़े हो, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ ना, तो वहाँ आप फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, एडवाइज्ड, ऑर्डर ये भी लगा सकते हो। लेकिन इसका रूल है कि फॉरवर्ड के साथ जो है नॉट नहीं लगता है, केवल टू लगता है, क्योंकि फॉरवर्ड माने मना किया यानी नहीं कह दिया, नहीं कहेगी रहता है। और एडवाइज्ड के साथ और सभी के साथ, आस्क्ड के साथ, तीन के साथ नॉट और टू दोनों लगता है, बस यही इतना अंतर है। एडवाइज्ड आदमी एडवाइज सलाह देने के लिए लगेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदल देते, अच्छा भाव के अनुसार यानी अर्थ के अनुसार। सर, मैडम, जेंटलमैन आदि शब्दों को हटाकर रिक्वेस्टेड का प्रयोग है। मतलब अगर किसी वाक्य में अगर वो इम्परेटिव है तो उसमें कोई आदमी कह रहे हैं सर हेल्प में, मेरे मदद कीजिए, मैडम गिव मी लीव, छुट्टी दे दीजिए। जेंटलमैन कह रहे हैं तो सज्जन आदमी या भला आदमी, तो मतलब ऐसा कहा कि किसी से कोई बात आदमी कहेगा तो वो उसका सम्मान नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो इसलिए वो ऐसे शब्दों के आने पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर? प्लीज़ आने पर करिए रिक्वेस्टेड, सर मैडम या जेंटलमैन आने पर आप इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करिए, और इनको हटा देते हैं हम, क्योंकि रिक्वेस्ट करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पूर्व टू लगाओ, वर्ब से पूर्व टू लग जाने पर वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वही टेंस रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अब चलिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा। ये आपका देखिए है स्टैंड अप माने खड़े हो जाओ, तो इसमें खड़े होने के लिए कह रहा है तो आदेश दे रहा है, तो ऑर्डर कर दीजिए। अध्यापक किसी से कहेगा तो ऑर्डर। अब इसमें कुछ नहीं करना, जहाँ आप सर्टो में दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर, फर्स्ट टाइप में, सेकंड में डब्ल्यू एस कोई कंजक्शन आते थे। यहाँ कुछ नहीं करना, काम आई नोट काम को हटा के यहाँ कंजक्शन अलग से कुछ दैट, इफ या वेदर और डब्ल्यू एस कुछ नहीं लगेगा, और टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगा के हम उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसी से हम जोड़ देते हैं, और कुछ करना नहीं है। अगर ठीक है ईज या आएगा ये सब तो हम वाज वेयर में बदल देंगे, नहीं आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है तो उसको वैसे लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज़ गिव मी द सैलरी, नौकर ने मालिक से कहा, मास्टर माने यहाँ मालिक को, कृपया मुझे सैलरी दे दीजिए, वेतन दे दीजिए। तो हम सेड टू को क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड करेंगे द मास्टर। अब यहाँ टू लगा के जोड़ देंगे। अब प्लीज़ हट जाए, क्योंकि रिक्वेस्टेड लिख दिए तो टू का काम और प्लीज़ का काम खत्म है। रिक्वेस्टेड माने होता प्रार्थना किया, तो प्लीज़ कहेगा वो इनडायरेक्ट में हम दूसरे से यही कहेंगे कि नौकर ने मालिक से कहा कि उसे सैलरी दे दें, या अपने को सैलरी देने को कहा। अगला, अध्यापक ने लड़कों से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो।
तो अब इसमें भी सलाह दे रहे हैं बच्चों के लिए, कठिन परिश्रम करो। फायदे की बात करें, परिश्रम करेगा तो अच्छा नंबर पाएगा, अच्छे नंबर पाएगा तो अच्छी नौकरी पाएगा। ये सब लड़के के फ़ायदे की बात है, तो सम्मान मिलेगा उसको। तो एडवाइज्ड कर देंगे सेट 2 को, द वॉइस 2 लगा के हम जोड़ देंगे वर्क हार्ड। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे और निगेटिव वाक्य का भी रूल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। निषेधात्मक वाक्य यानी निगेटिव वाक्य में पहले नॉट फिर टू, इसके बाद वर्ब लगाओ यानी फर्स्ट फॉर्म। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड टेंस के अनुसार में नॉट हटा दो, यानी कि अगर फॉरवर्ड का ही सेकंड फॉर्म फॉरवर्ड है तो इसमें जो है नॉट हटा दो, मतलब इनके साथ नॉट नहीं लगेगा। अगर इस फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हो तो आप नॉट बिल्कुल लगा सकते हो। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मदर सेड टू हर डॉटर, माँ ने अपनी पुत्री से कहा, क्या कहा? डू नॉट प्ले, मत खेलो। तो मदर एडवाइज्ड हर डॉटर हो जाएगा। सेट 2 का अपने पुत्री को करें मत खेलो, तो सलाह दे रहे हैं ना कि ना खेलने की सलाह दे रही है। तो एडवाइज्ड हर डॉटर नॉट टू प्ले, तब डू नॉट का क्या हो जाता है? नॉट टू, क्योंकि बताया गया कि नॉट के बाद टू लगेगा, यानी टू से पहले नॉट लगेगा। अब चाहे देखिए सलाह के हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो, चाहे तो फॉरवर्ड से भी बना सकते हो। तो मदर फॉरवर्ड हर डॉटर हो जाएगा, टू प्ले हो जाएगा। अब फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगता तो इसलिए नॉट इसमें नहीं लगाएंगे, फॉरवर्ड के साथ टू प्ले कर देंगे। माँ ने पुत्री को खेलने से मना किया, फॉरवर्ड माने मना की नहीं है, तो मना किया एक मतलब ना कह दिया, उसमें नहीं का अंग्रेजी अलग से लिखना नहीं चाहिए, वो निगेटिव वर्ड है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपके समझ में ना आए कि हाँ एडवाइज इसमें प्रकट हो रहा है सलाह, तो आप फॉरवर्ड लगा दिए, आदेश हो सलाह हो सब में चल जाएगा वो। तो सबसे बढ़िया बचने का तरीका यही है, गलती से अगर आपके समझ में ना आया कि आदेश है सलाह है, तो आप आस्क्ड लगा दीजिएगा, ये मतलब अफर्मेटिव में यानी बिना डू नॉट वाले में, फर्स्ट फॉर्म वाले में, और फॉरवर्ड लगा दीजिए निगेटिव में डू नॉट वाले में, बस। बाकी आपको अगर कन्फर्म है तो आप उसी हिसाब से चलिए। आगे देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस माने होता है कर्ता कारक, ये संबोधन का कर्ता कोई संबोधन के रूप में हो उसको, ठीक है। अब देखिए, तो संबोधन कारक जो में होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच में को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओ। मतलब जैसे कभी कभी होता क्या है, कोई आदमी कहता है कोई बात, तो किसी से कहता है तो उसको हम वो शब्द जो है ना नाउन रहेगा, तो वो पहले भी आ सकता है, तब कामा लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाए, बाद में आएगा तो फिर पूरा लिखने के बाद कामा करके नाम लिखा जाएगा। तो हमको क्या है कि कहने वाला सब्जेक्ट होता है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम मिला लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, बस। जैसे देखिए, आई सेड, मैंने कहा कम हियर राम, आओ यहाँ राम, राम यहाँ आओ। तो अब कहा सुनने वाले तो राम है, राम से ही कहा जा रहा है ना, तो आई आस्क्ड राम, राम को हम क्या करेंगे? मिला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अफर्मेटिव वाक्य है ना, इसमें इनको समझ नहीं आ रहा, मैंने राम से कहा यहाँ आदेश भी हो सकता है, भाई राम छोटा है तो बस उसको आदेश दिया जा सकता है, बड़ा है तो आदेश नहीं दिया जा सकता है, रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर समझ में नहीं आ रहा, आदेश है, एक प्रार्थना, एक सलाह है, तो आप आस्क्ड का प्रयोग कर दिए हैं ये, ठीक है ना। आई आस्क्ड राम टू कम टू, अच्छा कम के पहले टू लगाएंगे, और कम को बदला जाता है गो में, निकटता सूचक शब्द है, गो देयर हो जाएगा, कम हियर का गो, हियर का देयर में बदला जाता है। मैंने राम से वहाँ जाने को कहा, अब प्रश्न में था यहाँ। अब देखिए दूसरा, द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा लीव द रूम गर्ल्स, कमरा छोड़ दो लड़कियों, तो सुनने वाली लड़कियाँ हैं, तो द हेडमास्टर आर्डर्ड द गर्ल्स, हेडमास्टर हैं तो लड़कियों को आदेश दे रहे हैं, टू लीव द रूम, कि हाँ कमरा छोड़कर जाओ। नोट, यह आवश्यक नहीं है कि नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को सदैव ऑब्जेक्ट बनाया जाए, आवश्यकता अनुसार कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ना बनाना चाहो, कॉलिंग माने कहना या पुकारना होता है, एड्रेस माने संबोधित करना, तो इसमें भी जो है बदला जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, द लिटिल बॉय सेड टू द लेडी, छोटा लड़का, और लेडी माने महिला, महिला से कहा, क्या कहा? गिव मी समथिंग टू ईट मदर, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ, ठीक है ना। अब बात यह है कि यहाँ मान ले सुनने वाले तो माँ है, कहने वाला छोटा लड़का, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दिया भी गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तब ऐसे जगह पे हम कॉलिंग या एड्रेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए उदाहरण। अब इसमें एड्रेसिंग अपने मन से कहिए, एड्रेसिंग या कॉलिंग, तो एड्रेसिंग कर दिया करिए, संबोधित करते हुए इसका अर्थ होता है, क्योंकि छोटा लड़का महिला को माँ कह के संबोधित कर रहा है ना,
तो इसीलिए हम संबोधित करना कहेंगे जी एड्रेसिंग लिख देते हैं। एड्रेसिंग के बाद आपको क्या लिखना, ध्यान से देखिए। एड्रेसिंग के बाद ये इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसी ठीक है, संबोधन के शब्द यही माँ है। तो पहले एड्रेसिंग अपने मन से लाएंगे, उसके बाद ये रिपोर्टिंग बाद जो सेट है ना, सेट या उसके साथ टू रहता है, तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहता है सेट टू के बाद, उसको हम ऑब्जेक्ट को एड्रेसिंग के बाद लिख देते हैं। एड्रेसिंग द लेडी, रिपोर्ट एड्रेसिंग के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद हम आइज लगा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब इसमें जान लीजिए एड्रेसिंग रहेगा, स्ट्रक्चर इसका यही है, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, फिर आइज प्लस आइज के बाद हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस लिख देते हैं। संबोधन के शब्द यानी जो संबोधन के शब्द नाउन आया है, जैसे मदर आया ना, तो मदर लिख देंगे, तो हो जाएगा एड्रेसिंग द लेडी एज मदर, महिला को माँ के रूप में संबोधित करते हुए, एज माने के रूप में या के जैसा। तो अब इतना हम लिख दिए ना, एड्रेसिंग करके ऑब्जेक्ट लिखे, फिर एज करके ये लिख दिए, तो अब इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक, अब जब ख़त्म हो गया तो जैसे हमेशा बनाते हैं आराम से बना सकते हो। अब देखिए फिर शुरू से आ जाएंगे, सब्जेक्ट द लिटिल बॉय लिखेंगे, ठीक है, बस ख़त्म हो गया। बस उसके बाद आप कामा लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा रुक के कहते हैं सब्जेक्ट दे रहे हैं तो कामा लग जाता है। उसके बाद हमेशा एक तरह बना लीजिए, ये मदर से कौन मतलब ही नहीं, उसको हटाने के लिए एड्रेसिंग एज का सहारा लिया गया। द लिटिल बॉय हो गया, सेट टू का हम रिक्वेस्टेड कर दिए, क्योंकि अब छोटा बच्चा है, किसी महिला से कह रहा है, माँ से कह रहा है, तो प्रार्थना ही कर सकता है ना, आदेश तो देगा नहीं। तो कह रहा है कि रिक्वेस्टेड हर, अगर आपको समझ में ना आए कि हाँ प्रार्थना कन्फर्म ना हो तो आप आस्क्ड लगा देना, पेपर में अगर भूल जाओ। आस्क्ड द मदर, आस्क्ड हर कर सकते हो, रिक्वेस्टेड हर कर सकते हो। अब हर क्यों कह रहे हैं कि अब यहाँ लेडी के लिए हम हर लगा दिए, क्योंकि पहली बार नाउन लिख दिया जाता है, दूसरी बार प्रोनाउन हम लिख देते हैं, तो इसलिए हम हर लिख दिए। अगर हर होता है तो यहाँ भी, तो यहाँ दोनों जगह हर हो जाता है, उससे नहीं मतलब, नाउन है तो दूसरी बार प्रोनाउन हो जाएगा। रिक्वेस्टेड हर कर दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ कामा नोट का हटाने के लिए टू लगाते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस में, तो टू लगा दिए। उसके बाद गिव का गिव ही रहेगा, मी का हाँ टू गिव, मी का तो बॉय के अनुसार हिम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ हिम नहीं दिए गए हैं, आप लिखना चाहो तो गिव के बाद हिम भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो अब यहाँ मतलब बच्चा कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अपने को ही देने के लिए कह रहा है, तो इसलिए हिम नहीं भी लिखेंगे तो समझ लिया जाएगा। फिलहाल आप लिख भी सकते हैं, टू गिव हिम, मी का हिम हो जाएगा। समथिंग, उसके बाद टू ईट, ये सब कुछ वैसे रहे। बात समझ में आ गया? चलिए तुरंत हम इसकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 20 एक्सरसाइज दिया गया है, 20 वाक्य। हाँ, पहला है देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, निम्नलिखित वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलो। कैसे बदला जाएगा, चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला वाक्य है आपका जो है, ही सेड टू द बॉय, वह लड़के से कहा गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। ठीक, तो मान लो कोई आदमी है तो लड़के से कहेगा तो मुझे अपनी किताब दे दो, तो लड़के से आर्डर दे सकता है। तो अब देखिए ही आर्डर्ड कर देंगे, सेड टू का क्या कर देंगे, आर्डर। अगर आप वहीं आस्क्ड भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। ही आर्डर्ड द बॉय, उसके बाद टू गिव, मी का ही के अनुसार बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो हिम हो जाएगा। योर का बॉय के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। टू गिव हिम हिज बुक। अगला, द टीचर सेड टू द बॉय रिमेन स्टैंडिंग, अध्यापक ने लड़के से कहा खड़े रहो, तो खड़े रहने का आर्डर दे रहे हैं ना, जैसे होता है ना लेट से आए हो तो खड़े रहो, तो आर्डर द बॉय होगा, टू से जोड़ दीजिए, टू रिमेन स्टैंडिंग, बस हो गया। अगला है द थर्स्टी मैन सेड टू द चाइल्ड, तो अब यहाँ प्लीज आया तो सेड टू को बिना पूछे आप रिक्वेस्टेड में बदल दो, क्योंकि प्लीज आ रहा, प्रार्थना किया जा रहा। अब यहाँ प्लीज हट ही जाएगा, रिक्वेस्टेड लग जाएगा, तो आप टू लगा देना। टू गिव मी का थर्स्टी मैन, मैन के अनुसार जो है हिम हो जाएगा, ठीक है। और एक गिलास ऑफ वाटर, सब कुछ हो ही रहेगा। अगला ही सेड, तो प्लीज़ लगा दो, प्लीज़ देखते ही रिक्वेस्टेड कर दो, ही रिक्वेस्टेड कर दीजिए, रिक्वेस्टेड। उसके बाद टू लगाते हैं कंजक्शन, तो लिसन से जोड़ दीजिए, टू लिसन टू। अब मी का ही के अनुसार बदलोगे तो हिम हो जाएगा। अगला राम सेड मम्मा, तो प्लीज़, प्लीज़ आया फिर रिक्वेस्टेड कर दीजिए, राम रिक्वेस्टेड कर दीजिए, क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड मम्मा, तो सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। और ये प्लीज़ तो हट ही जाएगा, रिक्वेस्टेड के बाद सुनने वाली मम्मा है, तो इसलिए मम्मा को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, रिक्वेस्टेड मम्मा। अब यहाँ टू से जोड़ दीजिए, टू वॉक स्लोली, राम ने मम्मा से धीरे से चलने के लिए कहा। लड़का है, माँ से कह रहा धीरे धीरे चलो, चल नहीं पा रहा, तो भाई ही सेड टू हर, तो माइंड योर ओन बिजनेस, डू नॉट डिस्टर्ब मी, वह उससे कहा माइंड योर ओन बिजनेस, माने होता है अपने काम से मतलब रखो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे क्या न करो, डिस्टर्ब ना करो। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, सेड टू को आप आर्डर में बदल सकते हो, किस में बदल सकते हो, आर्डर। वह उसे आदेश दिया,
कि माइंड ऑर्डर्ड, अगर आपको ना समझ में आए बाई चांस परीक्षा में क्या प्रकट हो रहा है तो आप आस्क्ड भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ऑर्डर्ड हिम या आस्क्ड हिम, और उसके बाद टू लगा के आप जोड़ दीजिए। टू माइंड योर का हर के अनुसार हर हो जाएगा, इसके अनुसार बदलोगे। हर ओन बिजनेस, ओन का ओन ही रहता है। अब यहाँ देखिए, अब एक वाक्य और है ना, तो दोनों अब कैसा है वाक्य, दोनों इस मतलब कि इम्परेटिव है। तो जब दो इम्परेटिव के वाक्य आ जाते हैं तो जानते क्या किया जाता है, उसको हम एंड लगा के जोड़ दिया जाता है। पहला काम क्या कर देंगे, एंड लगा के जोड़ देंगे। दो इम्परेटिव आ जाए या दो असर्टिव आ जाए, दो इंट्रोगेटिव आ जाए, तो एंड लगा के हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एंड कर देंगे। डू नॉट का हम किस में बदल देते हैं, नॉट टू में बदल देते हैं। अभी पीछे आया था ना डू नॉट को नॉट टू में, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, तो नॉट टू से इसको जोड़ देंगे। नॉट टू डिस्टर्ब मी का जो है ही के अनुसार हिम हो जाएगा। तो फिर से बता दे रहे हैं इसको, ही ऑर्डर्ड हर या आस्क्ड हर टू माइंड हर ओन बिजनेस एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। वह उसे अपने काम से मतलब रखने का और अपने को डिस्टर्ब ना करने के लिए आदेश दिया या कहा। तो आदेश दिया तो ऑर्डर, कहा आस्क्ड, दोनों सही, इसलिए दिक्कत नहीं है। द ब्लाइंड मैन सेड टू द बॉय, तो सेड टू का आप यहाँ आराम से आस्क्ड कर दीजिए, क्योंकि प्लीज़ या काइंडली आता ना, दोनों माने काइंडली माने भी यहाँ कृपया होता है जब इम्परेटिव सेंटेंस में काइंडली आता है। क्लियर, वाक्य के शुरू में तो उसका अर्थ होता है कृपया, प्लीज़ का अर्थ होता है। तो द ब्लाइंड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय हो जाएगा, काइंडली हटा देंगे, उसके बाद टू करके जोड़ देंगे। टू लीड मी का ब्लाइंड मैन के अनुसार हिम हो जाएगा, हिम टू लीड हिम द राइट वे। आगे है फादर सेड टू हिज सन, पिता अपने पुत्र से कहा फेस डिफिकल्टीज विथ करेज, कठिनाइयों का साहस के साथ सामना करो। तो इसमें एडवाइज्ड प्रकट हो रहा है, कठिनाई का साहस से सामना करने की सलाह दिया जा रहा है। एडवाइज्ड, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू फेस डिफिकल्टीज विथ करेज। आगे है सुभाष क्राइड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सुभाष मतलब सुभाष चंद्र बोस ने चिल्ला कर कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हिंदी में तुम कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में गिव मी ब्लड होगा, तुम मुझे खून दो अंग्रेजी। तो इसमें लोगों से ये मतलब आग्रह कर रहे हैं, मतलब निवेदन ही कर रहे हैं एक हिसाब से, आदेश तो दे नहीं सकते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो आग्रह करना मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बात पर जोर दे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ अच्छा वर्ड होगा, क्राइड की जगह आप अर्ज्ड कर दिए। अर्ज्ड माने आग्रह करना, ठीक ना, अर्ज्ड द पीपुल, अर्ज्ड। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लोगों से ही, अब ऑब्जेक्ट एक मानना है आपको, अर्ज्ड के साथ देम भी कर सकते हो, उनसे प्रार्थना किया, लेकिन हम यही कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से प्रार्थना किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देंगे। तो यहाँ काफ़ी लोगों से उन्होंने कहा था, तो इसलिए आप ऑब्जेक्ट यहाँ पीपल मान लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ यू आया आगे ना, तो यू को तो बदलना ही पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो आप द पीपल मान लीजिए। बाई चांस आप द पीपल नहीं माने, देम भी मान लेंगे तो गलत नहीं होगा। अर्थ के अनुसार जो मतलब हिंदी में आ रहा है, दूसरे से हम कह रहे हैं कि लोगों से प्रार्थना किए कि उन्हें को, तो लोग आ रहा है तो पीपल मान लीजिए, नहीं तो उन्हें आ रहा है तो देम मान लीजिए। कई लोगों से ही कहा है ना, तो इसीलिए जो है आप द पीपल मानिए या तो देम मानिए। तो चलिए, तो हो जाए सुभाष अर्ज्ड द पीपल। उसके बाद आप यहाँ कर देंगे टू गिव मी का सुभाष के अनुसार हिम हो जाएगा ब्लड एंड, ठीक है, टू गिव हिम ब्लड। अब उसके बाद एंड कर देंगे, फिर आई का क्या होगा, सुभाष के अनुसार। अब यहाँ देखिए एंड क्या, एंड रह नहीं दीजिए, एंड से जोड़ा गया तो आप भी जोड़ दीजिए। आई का ही कर दीजिए, एंड ही। अब बिल का क्या हो जाता है, उड हो जाता है, बिल को उड में बदल देते हैं, सेल को शुड में, उड गिव। यू का क्या हो जाएगा, पीपल के अनुसार देम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों से कहे हैं ना, तो यू का हो जाएगा देम, THEM, फ्रीडम। ठीक है, तो फिर से हम बता दे रहे हैं, सुभाष अर्ज्ड द पीपल टू गिव हिम ब्लड एंड ही वुड गिव देम फ्रीडम। सुभाष ने लोगों से प्रार्थना किया कि उन्हें ठीक है, कि वे लोग उन्हें खून दें और वह उन्हें क्या करेंगे, आज़ादी देंगे। आगे है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट बी वेरी पार्टिकुलर अबाउट योर डाइट। तो 10वां वाक्य है कि डॉक्टर ने यहाँ रोगी से क्या कर रहा है कि डाइट को लेकर विशेष रूप से ध्यान दो, बहुत खास ढंग से ध्यान दो। तो सलाह दे रहे हैं डॉक्टर रोगी को डाइट माने भोजन अच्छा खाने की। तो एडवाइज्ड कर देंगे हम, क्या कर देंगे, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब यहाँ टू से जोड़ दीजिए, टू बी वेरी पंचुअल अबाउट योर का पेशेंट के अनुसार हिज हो जाएगा, अबाउट हिज डाइट। अगला है आई सेड टू हिम, तो प्लीज़ आया है तो सीधे से रिक्वेस्टेड कर दिया, आई रिक्वेस्टेड हिम, प्लीज़ हटा के टू से जोड़ दीजिए। टू लेट मी का क्या हो जाएगा, आई, अच्छा मी का मी ही रहेगा, क्योंकि मी को आई के अनुसार बदलो, घूम के मी ही आएगा। टू लेट मी वर्क,
ठीक है ना। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेट मी वर्क। आगे है माई टीचर सेड अमिता लीव द रूम, मेरे अध्यापक ने कहा अमिता कमरा छोड़ दो। तो अब यहाँ क्या है, कहने वाले तो टीचर हैं, सुनने वाली अमिता हैं, तो आप यह कह देंगे कि माई टीचर, ठीक है। अब अमिता से अगर टीचर कह रहे हैं कमरा को छोड़ दो, तो सीधी सी बात है आर्डर ही देंगे भाई। अध्यापक किसी स्टूडेंट को कमरा छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो आर्डर दे रहे हैं, आर्डर्ड अमिता टू लीव द रूम। भाई नहीं पड़ेगी कहीं कमरा छोड़ दो, भगा देंगे उसको, अधिकार है उनको। अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन इज नियर। तो इसमें मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो, परीक्षा नज़दीक है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। तो सीधी सी बात सलाह दे रहा है वो हमको। एडवाइज्ड मी, अब यहाँ टू को लगा के जोड़ देंगे, टू वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन। इज काम क्या कर देंगे, वाज, क्योंकि एक वाक्य जोड़ा गया तो उसमें इसका आया है, तो अगले वाक्य में हम वाज कर देंगे, ठीक है। अगला है द कैप्टन सेड टू द आर्मी, कप्तान ने, कैप्टन माने होता है सैनिक अधिकारी, जैसे होता है ना कप्तान कई होते हैं कैप्टन, खेल का कैप्टन होता है कप्तान, जहाज़ का कैप्टन होता है कप्तान, तो सैनिक अधिकारी का भी कैप्टन होता है। अच्छा आप लोग का कुछ लोग कहते हैं कि दरोगा के यहाँ से नहीं काम होगा तो मैं कप्तान के यहाँ चला जाऊँगा, तो वही चीज़। तो कप्तान ने आर्मी से कहा, तो सीधी बात है ये कप्तान सैनिक अधिकारी है, तो इसलिए हम कमांडेड का प्रयोग हमारे लिए अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो कमांड करता वो, तो द कैप्टन कमांडेड द आर्मी, और उसके बाद हम टू लगा के जोड़ देंगे, टू मार्च फॉरवर्ड। तो मार्च फॉरवर्ड माने होता है आगे बढ़ना। तो इस तरह से 14वां में जो है सेट टू का क्या कर देंगे, कमांडेड कर देंगे, उसके बाद कमांडेड द आर्मी के बाद टू लगा के हम जोड़ देंगे टू मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड माने होता है आगे बढ़ेंगे, ना सोचो मार्च मिस मार्च कमाएंगे, मतलब आगे बढ़ने का आदेश दे दिया अपनी फौज को। आगे देखते हैं 15वां, द टीचर सेड टू द बॉयज। तो सेड टू द बॉयज डोंट राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ योर आंसर बुक। अध्यापक ने लड़कों से कहा कि उत्तर पुस्तिका के दोनों साइड में मत लिखो, ठीक। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या है कि अध्यापक हैं, विद्यार्थियों से क्या कर रहे हैं, आदेश भी दे सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। भाई दोनों नंबर साइड में लिखोगे तो आपका नंबर भी कट सकता है, तो आदेश भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों है, तो कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है, तो आप इसमें जो है एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे सी बात आस्क्ड कर दीजिए सबकी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन का काम ही नहीं रहेगा। आस्क्ड द बॉयज़ कर दीजिए। अब डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, ठीक है, नॉट टू कर दीजिए। या फिर आप आस्क्ड ना करना चाहो तो सीधी सी बात है फॉरवर्ड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड द बॉयज, उसके बाद डू नॉट को नॉट नहीं लेंगे इसमें, तब केवल टू कर देंगे। फॉरवर्ड द बॉयज टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ। अब योर का क्या है, कई लड़के हैं ना, तो देयर कर देंगे, बॉयज़ के अनुसार योर का क्या हो जाएगा, देयर आंसर बुक। अगला मिस्टर रेड्डी सेड मोहन पुट दिस बुक ऑन द टेबल। तो मिस्टर रेड्डी ने मोहन को कहा कि उस किताब को मेज पर रख दो। तो मान लीजिए मिस्टर रेड्डी हैं, श्री रेड्डी हैं, तो सेड का क्या कर देंगे, आर्डर्ड कर देंगे, आर्डर्ड मोहन। उसके बाद टू से जोड़ देंगे, टू पुट दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट बुक ऑन द टेबल। अगला रमेश से टू सुरेश, रमेश ने सुरेश से कहा, क्या कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो सीधी सी बात है सलाह दिया जा रहा है, तो सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है ना, तो एडवाइज कर देंगे, रमेश एडवाइज्ड सुरेश। अब उसके बाद हमेशा सत्य बोलो। अब यहाँ देखिए हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं, टू के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो इसमें ऑलवेज तो वर्ब है नहीं ना, ऑलवेज में हमेशा स्पीक माने बोलना, जिसके हिंदी में ना शब्द आता फर्स्ट फॉर्म, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो इसलिए यार टू के बाद स्पीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू स्पीक। उसके बाद आप ऑलवेज कर दीजिए, टू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, या टू स्पीक मैंने बोलने का, क्या बोलने का, हमेशा सत्य। तो आप ऑलवेज इस तरह से बाद में हो जाएगा, टू स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ हो जाएगा। इस तरह से ऑलवेज के साथ अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो टू करके फर्स्ट फॉर्म लिख के तब ऑलवेज आप लिख दीजिए, बात एक ही रहेगा। कहीं कहीं आपको टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ भी मिल जाता है, लेकिन रूल के अनुसार टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तब उसके बाद आप ऑलवेज लगा सकते हैं, तो गलत नहीं है, ये भी एकदम बेटर होगा। द जज से टू द प्यून, जज ने चपरासी से कहा, न्यायाधीश ने, कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले गवाह को बुलाओ। विटनेस माने होता है गवाह। तो सीधी सी बात है, जज अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड कहेंगे ना, प्यून को तो भाई आदेश ही देंगे ना, चपरासी है वहाँ पर तो भाई बुलाओ, तब वो आदेश का पालन करेगा। तो ऑर्डर द प्यून, टू से जोड़ेंगे, टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, ठीक है, अगले आदेश गवाह को बुलाने का आदेश दिया, ठीक है। अगला माई फादर सेड टू द सर्वेंट, मेरे पिता ने सर्वेंट से कहा, ठीक है,
अब यहाँ देखिए नेक्स्ट को हम फॉलोइंग में नहीं बदले। आप सोचते होंगे नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे करते थे ना, नेक्स्ट नाइट, लेकिन नेक्स्ट के साथ यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है। जैसे नेक्स्ट आर डे मंथ, अगर समय सूचक शब्द है तब नेक्स्ट को फॉलोइंग बदल देते हैं। तो अगर समय सूचक नहीं, नेक्स्ट अगले गवाह की बात की जा रहा है, तो आप यहाँ फॉलोइंग बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बदलेंगे। माई फादर सेट टू द सर्वेंट, तो सेट डू नॉट गो देयर डू योर वर्क। मेरे पिताजी ने नौकर से कहा वहाँ मत जाओ, अपना काम करो। तो नौकर है तो सीधी सी बात है आर्डर्ड ही देंगे, तो इसलिए आर्डर्ड हो जाएगा। भाई माई फादर आर्डर द सर्वेंट। अब डू नॉट का क्या हो जाता है, नॉट टू गो देयर एंड डू योर वर्क। तो आप देखिए यहाँ क्या दोनों इम्परेटिव है ना, तो आप उसको हम एंड से जोड़ते हैं। पहला काम एंड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद डू का भाई डू ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म है, एंड डू। अब योर का क्या हो जाएगा, योर का सर्वेंट है तो हीज हो जाएगा, उसके लिए हम हीज का प्रयोग करते हैं आदमी के लिए। अब लास्ट है देखिए बिसावा, माई मदर्स द मदर से डू नॉट बिहेव रूडली। माँ ने कहा असभ्यतापूर्वक व्यवहार मत करो। तो भाई असभ्यतापूर्वक व्यवहार न करने के लिए कह रहे हैं, तो सीधी सी बात आपको सलाह दे रही हैं, क्योंकि असभ्यतापूर्वक व्यवहार करोगे तो दूसरे लोगों से तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, मार भी खा सकते हो, हाँ, तो आपका ही नुकसान होगा। तो सेड का आप एडवाइज्ड कर दीजिए, क्या कर देंगे, एडवाइज्ड। मदर एडवाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि भाई जिससे कह रही है तो आप ऑब्जेक्ट एक मान सकते हो, लड़की से कह रही है अपने तो हर कर दीजिए, लड़के से कह रहे हैं हिम भी कर सकते हो, कुछ भी कर दीजिए। हर चाइल्ड भी आप मान सकते। अब माँ अपने बच्चे से ही कह रही है ना, माँ है तो बच्चे से ही कहेगी, तो इसलिए हर चाइल्ड आप अपने मन से मान सकते हैं। माँ मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड, क्योंकि उसके बाद जो है क्या है, नॉट टू, डू नॉट का हम क्या करते हैं, नॉट टू बदल, नॉट टू बिहेव रूडली। यहाँ एडवाइज साथ हम हर चाइल्ड क्यों मान लें, क्योंकि एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, ये सब मतलब प्लीज़ रिक्वेस्टेड है, फॉरवर्ड है, तो ये मतलब सकर्मक क्रिया, इनके साथ कर्म लिख देना अच्छा माना जाता है, ठीक है। इनके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बाद आ जाना तुरंत अच्छा माना जाता है, इसलिए आप मान सकते हैं आराम से हर चाइल्ड। मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू बी एबल। हाँ, यह तो एडवाइज ना करिए तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, मदर फॉरवर्ड हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे से कहे, मना, बच्चे को मना कर दिए, डो नॉट, तब टू क्यों लगा दिए, नॉट टू बी हैव, मतलब असभ्यतापूर्वक व्यवहार करने से बच्चे को मना कर दे। इस तरह से आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। अगली वीडियो में हम आपको लेट का यूज़ बताएंगे, कहाँ लेट के वाक्य इम्परेटिव में रहता है, तो उसका क्या क्या नियम है। तो लेट से प्रस्ताव, आज्ञा और प्रार्थना, 3 चीज़ें प्रकट होती है, तो इसको हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे और इसकी एक्सरसाइज भी हल करेंगे। तो आप इसकी 20 की एक्सरसाइज आप यहाँ देखिए, आप बिल्कुल आप सोच सकते हो, उसका आंसर भी मैं बताया हूँ, मिला सकते हो। आई होप समझ में आएगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ठीक है लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।